नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। तो एक्चुअली धीरे धीरे जो इसमें है रिसर्च आपकी होती रही अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर, जो भी चीज़ शॉर्ट फॉल थे किसी की थ्योरी में तो नई थ्योरी आती रहती है, तो ये मिशन चलता है। तो ऐसे ही वर्नर ने अपनी थ्योरी दी, स्टार्टिंग में प्राइमरी वैलेंसी बताई, सेकेंडरी वैलेंसी बताई, बट हर थ्योरी में कुछ कुछ ड्रॉबैक होते हैं, जंक्शंस होती हैं। तो इसी वजह से फर्दर जो है और थ्योरीज भी आती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, वेस्पर थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दुनिया भर की थ्योरीज आपकी आती रहती है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अभी जो आपको बेसिक लेवल पे पढ़नी है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है, जिसके नाम में ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है आपकी। तो इसमें सब फर्स्ट बता रखा है कि पहले तो थ्योरी आई क्यों, तो इसने बता रखा है कि वर्नर जो था वो कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कि जैसे कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों रिमार्केबल प्रॉपर्टी उनकी कुछ अलग होती है, बाकी सबसे डिफरेंट होती है, तो ये बात वो डिस्कस नहीं कर पाया। वाई द बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी वो डायरेक्शनल क्यों होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप है, एक फिक्स शेप हर चीज की, तो वो बात कर रहा है। वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, कि उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो क्यों शो करते हैं, ये वर्नर ने बात नहीं करी। वर्नर ने बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, बट व्हाई डू दे हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्यों हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ये बात वो डिस्कस नहीं कर पाया था। तो इसीलिए फर्दर जो है बहुत सारी थ्योरीज आपकी आई कि नेचर, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो थोड़ा बहुत आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा आपने। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरी है। तो अभी हम फिलहाल डिस्कस करेंगे यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पर जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझा रखा है, तो यहाँ पर दो चीज बता रखी इन्होंने, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जैसे कि इसमें दो चीज समझा रखी है, n-1 d ns np। कहने मतलब क्या है कि ये 4p है, ये 4s है, तो n-1 मतलब ये 3d इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और दूसरा क्या है कि ns np और nd मतलब 4s 4p और 4d। तो एक में तो इनर वाले 3d वाले यूज हो रहे हैं d ऑर्बिटल्स, और एक में आउटर वाले 4 वाले आपके d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। दैट्स वाई इसी के नाम पर इनको दो नाम दिए गए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इसको नाम दिया गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये दो नाम दिए गए इनको, इनर ऑर्बिटल्स एंड दिस इज योर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये दो नाम इसी वजह से आपके दिए गए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। तो वही यहाँ पे समझा रखा आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर है, और ये बता रखा कि ये जो अलग अलग शेप्स आती है हाइब्रिडेशन की, sp3 टेट्राहेड्रल है, dsp2 पे स्क्वायर प्लेनर है, sp3d पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है। तो ये बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल्स कैसे कैसे इन्वॉल्व होता है, इनर और आउटर पे भी जो है उसकी जो चेंजेस होते हैं शेप्स के अंदर, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये कैसे यूज होते हैं इनर और आउटर, तो वो आपको यहाँ पर समझाते हैं अभी। तो जैसे फर्स्ट इसने एग्जांपल लिया है वही हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसने C1H3+3 का जो एग्जांपल लिया है, ये 1 by 1 पूरी तरीके से बताऊंगा आपको, NCERT का ये एग्जांपल है आपका। तो वो इनर है आउटर है कैसे है, वो आप उसको ध्यान से समझते रहना, जहाँ कोई डाउट हो तो आप लिख के पूछ लेना। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं C1H3, चेक करते हैं ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, वो सब चीजें चेक करेंगे। तो पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिखाते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो ग्राउंड स्टेट में 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d, तो 20 और 7 27। +3 ये न्यूट्रल होता है, 0 इसका मतलब से +3 चार्ज हो गया। +3 मतलब कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट्स वाई कोबाल्ट +3 मतलब इनडायरेक्टली 24। तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, और पहले s से निकलते हैं, 2 यहाँ से निकलेंगे, 3d6 ये, तो आपके यहाँ पर 3d6 हो गया। अब इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमें लिखना है जब वो रिएक्शन कर रहा है, तो 6 है तो हुंड्स रूल 1 2 3 4 5, छठा यहाँ पर आएगा 3d होगा।
4s के 2 निकल चुके हैं, तो 4s पूरा इस टाइम क्या है, एम्प्टी है, और दिस इज योर 4p। तो जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है आपको, तो ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे 3D6 है, 3D समझा रखा है, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं यहाँ पर। अब NS3 आपका लिगेंड है, वो इनके साथ बॉन्डिंग करना चाहता है। आपको पता है NS3 पे एक लोन पेयर होता है, उसको अगर एक ऑर्बिटल चाहिए, एक ऑर्बिटल में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। इसका मतलब NS3 शेयरिंग नहीं करेगा, उसको पूरा एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो इसीलिए जो नेक्स्ट स्टेप्स का होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है। अब ये पेयरिंग क्यों हो जाती है, ये वैलेंस बॉन्ड इस बात पर बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाया। उसने एक्सप्लेन तो कर दिया कि इनमें बॉन्डिंग पेयरिंग हो रही है, ये पेयर हो गया, ये दोनों पेयर हो गए, तो ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन, भाई 6 थे, 6 हो गए, ये 2 वैकेंट हो गए बिल्कुल। तो 2 तो ऑर्बिटल यहां पर हो गए D के, तो D2, एक S का हो गया 4s और 3 P के हो गए। अब तुम बोलोगे बिल्कुल सर ये पेयरिंग क्यों हो रही है यहाँ पर, तो बेटा यही पेयरिंग क्यों हो रही है, पेयरिंग कब होती है कब नहीं होती, ये वैलेंस बॉन्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो हम फर्दर अभी पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर आगे, तो वहां उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रहे हैं आपको। तो वो रीजनिंग यहाँ नहीं दे पाया, तभी नई थ्योरी इन्वॉल्व होती है आपकी। तो वही बताना चाहता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो NS3 है उसको पूरे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितने NS3, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2, एक NS3 यहाँ, 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 एक NS3 यहाँ। इस तरह वो बॉन्डिंग आपको करेगा। और D2sp3 ऑक्टेडल शेप होती है, तो CONS3 इस तरह शो करेगा आपका, एक नीचे NS3 शो करेगा। ठीक है, तो वो आपकी जो है वो शेप शो करेगा। तो यहाँ पर यही बता रहा है, तो ये पूरी डायग्राम आपको समझा दी। 6 पेयर बनाना है, बिकॉज 2 D के, एक S का, 3 P के, तो D2sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पर आपकी ये होगी, तीनों की इन्वॉल्वमेंट। तो दिस इज योर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपकी इन्वॉल्व होगी यहाँ पर। अब इसमें क्योंकि आपके कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, यू आर यूजिंग इनर ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है आपका। ठीक है, अब इसके यहाँ पे कई नाम लिखे हैं। इनर ऑर्बिटल लो स्पिन, लो स्पिन से बोला सारे पेयर्ड हैं, भाई इसमें ज्यादा स्पिन है, सिंगली फील्ड है, तो इसको हाई स्पिन बोला गया है। बट पेयरिंग हो गई तो लो स्पिन, इसलिए इसको इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, लो स्पिन भी बोलते हैं, और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरह यहाँ पर आपको समझा रहा है यहाँ पर कि किस तरह ये शेप आपकी बनती है, व्हाई इट इज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसी तरह दूसरा जो एग्जांपल है वो है कोबाल्ट का, ये है COF6। लिगेंड के चेंज होते ही सब कुछ वैसे ही है, +3 है सब कुछ, अगले वाले में भी 6 ही है, सब कुछ ऐसे है, लेकिन लिगेंड चेंज हो गया। यहां पर NS3 था तो वो उसको पेयरिंग करवा रहा था, बट ये फ्लोरीन है तो उसको पेयरिंग नहीं करवा रहा, इसीलिए हमें कौन से ऑर्बिटल यूज करने पड़े, नेक्स्ट वाले में देखो। तो मैं, अगर आपको इसको समझ में आ रहा होगा तो मिटा दूं, दिस इज योर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स CONS3 का, मैं COF6 का कराया था इसी के अंदर ही। तो ये सारा कुछ सेम है, वही COF6 में भी कोबाल्ट आपका +3 है, तो 27 में +3 में भी आएगा, ये शेप भी सब आएगी। बट इसके अंदर जो फ्लोरीन है, लिगेंड चेंज हो गया तो फ्लोरीन इसको पेयर नहीं करवा पा रहा, मतलब ये ऐसे ही अनपेयर्ड है। दिस इज योर अनपेयर्ड। अब अनपेयर्ड है तो फ्लोरीन 1 2 3 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, उसके बाद बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, जबकि 6 फ्लोरीन है। तो इसीलिए फिर हम यहां पर आउटर यूज करते हैं, वी यूज आउटर ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 2 इसके यूज करते हैं। तो यहां पर sp3d2 हो जाता है, बिकॉज यहां पर हम आउटर वाले d ऑर्बिटल यूज करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां पर ये अनपेयर्ड ज्यादा है, इसलिए इसको आउटर वाले को हम हाई स्पिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही समझा रखा COF6 के अंदर कि वो किस तरह आपके जो है आउटर ऑर्बिटल यूज कर रहा है। तो आप देख सकते हो sp3d2,
तो ये किस तरह sp3 d2 बनता है, d2 sp3, जब d2 sp3 होगा तो वो इनर ऑर्बिटल। तो एग्जाम में कई बच्चे sp3 d2 लिख देते हैं, कई बच्चे d2 sp3, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप sp3 d2 लिखते हो तो आउटर हो गया, तो अगर इनर पूछा है तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए जो है आप यहाँ समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा भाई ये इनर ऑर्बिटल है आउटर ऑर्बिटल है। बिल्कुल, तो ये फिलहाल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये बात डिस्कस नहीं करी कि कब ये पेयरिंग हो रही कभी पेयरिंग नहीं हो रही। उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बताया कि इसमें आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसमें इनर। तो वही बात हम आगे जब दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान देना कि जब NH3 है तो वो इनर ऑर्बिटल फॉर्म करता है, और ये फ्लोरीन है तो वो आउटर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। तो यहाँ पर इसने ये समझा रखा है। इसी तरह नेक्स्ट आपकी निकल वाला एग्जाम्पल दे रखा है जो टेट्राहेड्रल फॉर्म करता है। तो अगर आपको ये दो बातें समझ में आ गई तो अगला वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये मैं चाहता हूँ दोनों आप खुद करो, और मैं जब इसको क्वेश्चंस कराऊंगा तब डिस्कस करो, बिकॉज वो बिल्कुल सिमिलर है उसके आपके निकल वाला जो आगे दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो आपको मेन बात यहाँ बतानी थी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो क्यों फॉर्म हो रहे हैं, इनर कब बोलते हैं, आउटर कब बोलते हैं, हाई स्पिन कब बोलते हैं। तो वो सारी बात मैं डिस्कस कर ली है यहाँ पर। तो अब इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, तो वो भी मैं यहाँ साथ साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता रखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो वो आपको पहले भी डी ब्लॉक में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो खुद देखो इनर ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग हो जाती है, इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। बट आउटर ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं होती, वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका मतलब जो आउटर ऑर्बिटल, मतलब ये कोबाल्ट F6 है, दिस इज योर आउटर ऑर्बिटल, तो ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। बट इसके अंदर जो हमने भी इससे पहले किया था उसमें सारे क्या हो गए थे, डी ऑर्बिटल पेयरिंग हो गए थे। उसके अंदर पेयरिंग हो गया तो मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो मैं जरा उन बातों को दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार समराइज कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो बातें हो गई, इनर ऑर्बिटल आउटर। अभी मैं दोनों को दोबारा लेता हूँ। इनर के अंदर क्या था, 3D के अंदर पेयरिंग हो गई थी। आउटर के अंदर क्या था, CF6 वाले में यहाँ पर वो पेयरिंग नहीं हुई थी, इसलिए फिर वो आउटर वाले यूज कर रहा था। यहाँ पर अनपेयर्ड थे, यहाँ पर पेयर्ड है। पेयर्ड वाला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो वही बताना चाहता है कि जो अनपेयर्ड है मींस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ पेयरिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, बट ये वाले शो करते हैं। अब जो आगे पैराग्राफ है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ में आपको एक बात लिखी हुई है यहाँ पे इन्होंने थर्ड लाइन में कि 4 मेटल आयन विद अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स। वो कह रहा है किसी भी डी ऑर्बिटल्स के अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 हंड्स रूल में से फिलअप करोगे तो 2 ऑर्बिटल आपको हमेशा क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अगर D3 तक है तो बोल रहा है कि अप टू 3 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स लाइक टिटेनियम +3 क्रोमियम +3 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल। तो वो इसी के लिए कह रहा है कि हमेशा ही 2 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। और D2sp3 जो भी समझाया मैंने आपको, वो ऑक्टाहेड्रल शेप फॉर्म करता, तो ये बताना चाहता है। बट वो कह रहा है जैसे ही D से ज्यादा होते हैं, तो देखो ज्यादा हम करते हैं उसको D4 करते हैं, D5 करते हैं, लेट से 4 करोगे तो ये ऐसे फिलअप होगा, 5 करोगे तो ऐसे फिलअप होगा। अब आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, मतलब अब आप इनर डी ऑर्बिटल यूज नहीं कर सकते। तो वही बता रहा है कि जब ये मोर देन 3 होते हैं, व्हेन मोर देन 3 डी ऑर्बिटल फॉर एडिशन, तो वो सीधे अवेलेबल नहीं होते बिकॉज ऑफ हंट्स रूल, सिंगली फिल्ड होते हैं। पेयरिंग तो बात की बात है। तो यहाँ पे लिख रहा लाइन कि व्हेन मोर देन 3 डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, एनसीईआरटी बुक में आप देखो, द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ 3 डी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हंट्स रूल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर मुझे वो फिर वेकेंट चाहिए ये ऑर्बिटल, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, इनको पेयरिंग करानी पड़ेगी और मुझे ये 2 इनर वाले डी ऑर्बिटल यूज करना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो बात कहना चाहता है कि अगर आपको ये ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए तो फिर आपको पेयरिंग करानी पड़ेगी। तो D3 तक और D3 के ऊपर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं तो वो समझा रखा है यहाँ पर कि तब आप कैसे उसको ले सकते हो। और उसी के लिए समझा रखा है कि जब ये पेयरिंग हो जाती है तो अनपेयर्ड बचते नहीं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। पेयरिंग नहीं हो रही, अनपेयर्ड है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। नीचे वाले पैराग्राफ में ही बता रखा है। तो मेनली वही अनपेयर्ड और पेयर्ड बता रखा है।
फ्री बता रखा है कि D3 तक क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, ज़्यादा है तो फिर पेयरिंग होगी तभी अवेलेबल होंगे, वैसे अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये इस क्लास में हम डिस्कस करा इनर ऑर्बिटल कौन से हैं, जब 3D यूज़ होंगे, आउटर जब आउटर वाले यूज़ होंगे, अनपेयर्ड होंगे तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। ये क्यों हो रहा है इसका रीजन थ्योरी में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम अगली वाली थ्योरी में डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, तो वो हम वहाँ से फिर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका वही है कि इसकी लिमिटेशन क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो वही हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है तो वही, तो चलो यहाँ पर ये दो टॉपिक जो दे रखा है ये आपको फिर इसका रीज़न ही बताएंगे पेयरिंग क्यों होती है और पेयरिंग क्यों नहीं होती।